NDTV, and you're watching NDTV Profit. नमस्कार, मणिमंत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉलर के बारे में। जी हां, डॉलर या ग्रीनबैक जिसके चारों तरफ दुनिया घूमती है। डॉलर पिछले दिनों से बहुत ज्यादा दबाव में है और अगर देखा जाए तो दुनिया के अलग अलग लोग अलग अलग वजहों से डॉलर में अपना विश्वास जो है वो खोते चले जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दुनिया के लिए, हमारे लिए, और ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है। और इस पर बात करने के लिए सुभाष गोयल साहब हमारे साथ में है, चेयरमैन है एसोचैम एक्सपर्ट कमेटी के एविएशन और टूरिज्म के, जो कि डॉलर सेंसिटिव है। पहले तो कारण आप क्या समझते हैं डॉलर के वीक होने के? नहीं, देखिए, पूरी दुनिया को पता है कि रिसेशन जो है वो अमेरिका से शुरू हुआ, और ये भी कहावत है कि अमेरिका स्नीजेस होल वर्ल्ड गेट्स अ कोल्ड। पर इस टाइम तो अमेरिका को कोल्ड हो गया तो सारी वर्ल्ड शिवर कर रही है। तो इतना देर तक डॉलर अपने आप को सस्टेन कर सका, यही कमाल की बात है कि जब उनकी इकोनॉमी क्रैश कर गई, उनके बैंकिंग सिस्टम क्रैश हो गया, तो ये नहीं समझ आ रहा कि डॉलर अभी तक कैसे सस्टेन कर गया। तो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री में पिछली बार जब इंडियन रूपी स्ट्रांग हो गया था विज़ द डॉलर, तो हम लोग उन दिनों डॉलर्स में कोट करते थे। यूके में और यूरोप में भी हम डॉलर्स में कोट करते थे। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि अगर हमने एक चीज $100 में कोट करी है, तो बजाय उसके हमें 5,000 या 4,900 रुपए मिले, अगर हम उसके 4,000 रुपए मिलेंगे, अगर वो 42 या 43 के आसपास, तो नेचुरली हमें तो आगे 5,000 रुपये अगर हमने बुकिंग करी हुई है या 5,000 रुपये करी हुई है, तो हमें उतने पैसे कम मिलेंगे। तो अब हमने क्या स्ट्रैटेजी करी है कि ये हमारे जितने मेंबर्स हैं हमारी टूरिज्म फ्रेटर्निटी के, क्योंकि मैं कॉन्फेडरेशन जो है टूरिज्म उसका भी प्रेसिडेंट हूँ, तो हमने ये कहा है कि एक तो अपनी जितनी ज़्यादा कोटेशन दो रुपीज़ में दो। रुपीज़ में देंगे तो डॉलर जो मर्जी फ्लक्चुएट करता रहे, पाउंड जो मर्जी फ्लक्चुएट करता रहे, यूरो जो मर्जी फ्लक्चुएट करता रहे, तो रुपीज़ में हमारी वो रहती है। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि इक्विवेलेंट हमें दीजिए, वैसे मेन 3 करेंसीज ही हैं जिनमें हमें कोटेशन देनी पड़ती है, यूरो एंड पाउंड, और कभी जापान का जो ट्रैफिक है उनको हमें येन में कोटेशन देनी पड़ती है। तो हम हमेशा 90% टूर ऑपरेटर इस टाइम ये कर रहे हैं, रुपीज में देते हैं, और उसका इक्विवेलेंट अप्रोक्सीमेटली क्या कहते हैं डॉलर्स के अप्रोक्सीमेटली, और उसमें अप्रोक्सीमेटली में भी जैसे आज डॉलर 46 रुपए 46 पॉइंट समथिंग का है, 47 के आसपास, तो हम उनको ये कहते हैं कि 42 से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कई बिलियन डॉलर हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट में आने वाले हैं, क्योंकि जापान भी और अमेरिका भी और यूरोप भी समझ गई है कि चाइना से बेटर और सेफर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि चाइना में एक तो लॉ नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट अगर अभी जब इसके बारे में बात देखिए, हर चीज में अपॉर्चुनिटी भी होती है, चैलेंज भी होती है। हम जो टूरिज्म इंडस्ट्री में हैं या सर्विस इंडस्ट्री में आप कह लीजिए, अगर तो रुपी स्ट्रांग होता है और डॉलर वीक होता है, तो हमें या तो हेजिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि हमें पेमेंट्स तो अभी भी 90% डॉलर्स में ही आ रही हैं, ठीक है। तो या तो हम बैंकों के थ्रू हेजिंग कराएं, या हम अपनी कोटेशन रुपीज़ में दें। अगर रुपीज़ में पार्टी नहीं करती, जैसे इन्होंने राइटली कहा कि सेलर्स मार्केट है, बायर मार्केट है, अगर हमें ग्रुप लेके आना है और वो कहता है नो वी नीड आवर कोटेशन इन US डॉलर्स ओनली, तो देन वी कैलकुलेट आइदर एट 42 which with whatever our financial advisors advise us, or projections are there, or we go to the bank and we ensure that we do a hedging। बिल्कुल, हेजिंग करके हमें बैंक से ये गारंटी मिल जाती है, अभी बैंक हमें इतने डॉलर दे देगा, चाहे उसमें बैंक थोड़ा चार्जेस लेता है, पर हम अगर 42 पे कोट कर रहे हैं तो हमें $42 के इक्विवेलेंट रुपीस जो उस टाइम पे हैं वो हमें मिल जाएंगे। टाइम सबसे ज्यादा आम आदमी जा रहा है, पर यूरोप
और अमेरिका कम जा रहा है, हाँ, साउथ ईस्ट एशिया ज़्यादा जा रहा है। और मेन जो टूरिज्म का फ्लो है वो साउथ ईस्ट एशिया है, चाइना है और दुबई। ये मेन कंट्रीज हैं जहाँ पर टूरिज्म का फ्लो है। श्रीलंका, नेपाल तो है ही। यूरोप के लिए अभी भी जो यूरो है और यूरोपियन मार्केट में जो होटल्स हैं या यूके में जो होटल्स हैं वो अभी भी काफ़ी महंगे हैं। तो जो यूरोप का टूर है, और क्योंकि अमेरिका दूर है, पर अमेरिका में जो होटल्स हैं और जो टूरिज्म वो काफ़ी सस्ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है। तो यूरोप के टूर में और उसके टूर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं, इतना रहा नहीं जो पहले होता था किसी ज़माने में। तो अगर डॉलर वीक हो जाता है तो अमेरिका का टूरिज्म जो है वो और बढ़ेगा। तो अमेरिका की टूरिज्म इंडस्ट्री को ज़रूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक आम आदमी के लिए जो कि पहले अफोर्ड नहीं कर सकता था होटल्स और मोटेल्स, और अमेरिका में ना 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार मोटेल्स, जैसे एक विंडम करके ग्रुप है उसमें 1 स्टार से लेके जैसे डेज इन, हार्वर्ड जॉनसन, ये छोटे छोटे होटल्स हैं जो कि काफ़ी सस्ते हैं और काफ़ी मतलब आप तो हिंदुस्तान में होटल से भी सस्ते हैं। नहीं, हिंदुस्तान में भी अब ट्रेंड आ रहा है, जैसे जिंजर है टाटा वालों का, और भी कुछ बेड एंड ब्रेकफास्ट अकोमोडेशन शुरू हो गई है, जो कि हमने ये कॉमनवेल्थ गेम्स में रूम शॉर्टेजेस की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ मिलकर, अगर आपके पास 4 कमरे हैं और 2 कमरे आप स्पेयर करना चाहते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा होटल्स में भी थोड़ी गिरावट आई है। पर डिमांड एंड सप्लाई, जैसे इन्होंने कहा कि हर चीज़ डिमांड एंड सप्लाई पे है, अब मुझे लगता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स तक तो होटल रेट्स और हर चीज़ बढ़ेगी, पर उसके बाद एकदम, क्योंकि कैपेसिटी इतनी हम बढ़ा लेंगे होटल्स की और इंफ्रास्ट्रक्चर की कि उसके बाद गिरावट आनी स्वाभाविक है। तो इंडिया का टूरिज्म भी बढ़ेगा। कि एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो अमेरिकन इकॉनमी है वो डाउन है, और जो यूरोपियन इकॉनमी है वो अमेरिकन इकॉनमी से डबल है, और जो एशियन इकॉनमी है जिसमें आप कुछ पोर्शन मिडिल ईस्ट का, जापान का, चाइना का, सिंगापुर का, ताइवान का, इंडिया का मिला के, तो हमारी जो इकॉनमी है वो 3 टाइम्स है। तो जब पूरा यूरोप इकट्ठे होके एक अपनी कॉमन करेंसी यूरो कर सकता है, तो कल रात को मेरी एक चाइनीज डेलीगेशन से बात हो रही थी, बहुत टॉप के बिजनेसमैन थे। मैं कहा इंडिया, चाइना, जापान और हम कंट्रीज, हमें एक एशियन कॉमन मार्केट बनानी चाहिए और एशियन करेंसी होनी चाहिए। क्यों हम हर बात पे हम क्यों अमेरिका की तरफ और यूके की तरफ करते हैं? आज अगर मैं फॉरेन ट्रैवल करता हूँ, मैं पहले तो अपने जो हार्ड करेंसी है, हमारी स्ट्रॉन्ग करेंसी रुपीस, उनके डॉलर खरीदता हूँ। फिर वही एक अमेरिकन कंपनी कमीशन लेती है, चाहे वो अमेरिकन एक्सप्रेस हो, चाहे वो थॉमस कुक यूके की कंपनी हो। फिर मैं जाता हूँ किसी एशियन कंट्री, सिंगापुर या श्रीलंका, फिर मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ उनकी लोकल करेंसी में, फिर उनको कमीशन देता हूँ, फिर वो कमीशन खाते हैं, और फिर जो मेरे पास पैसे बचते हैं उनको मैं दोबारा आके फिर इंडिया में कन्वर्ट करता हूँ। तो 30% तो वो मुफ्त में बैठे बैठे खा गए। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि कम से कम एशिया के अंदर अगर हम ट्रैवल करते हैं, जो हमारा गरीब तबका करता है, जो एलटीसी के बेचारे लोग जा रहे हैं, जो एलटीसी के पैसे के लिए श्रीलंका जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, हमें आपस में, जैसे नेपाल के साथ है हमारा, हमें या तो बायलैटरल एग्रीमेंट्स करनी चाहिए, या कम से कम आसियन कंट्रीज के साथ हमें एक इमीडिएटली एक कॉमन करेंसी की एग्रीमेंट करनी चाहिए। और हमें डिपेंडेंस ना तो डॉलर पे, ना पाउंड पे, ना यूरो पे, हमें अपनी एक एशिया की अपनी करेंसी है, एक एशिया की मार्केट, ये जो फ्यूचर की एज है, दिस इज द एज ऑफ एशिया। तो हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सारी एशियन कंट्रीज के मिलके हमें एक एशियन करेंसी इवॉल्व करनी। क्रेडिट कार्ड लोग यूज करते हैं, या मतलब जो डेबिट कार्ड यूज करते हैं ग्लोबली, उनको भी इंटरेस्ट देना पड़ता है नेचुरली, और वो सब वहीं जाता है। जितने हमारे इंडियन बैंक्स हैं, वीजा के पास, हमारे इंडियन बैंक्स का, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंक, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे कोई भी बैंक है, जब तक उस पर वीजा या मास्टर कार्ड की मोहर नहीं होगी, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है। अमेरिकन एक्सप्रेस विदाउट वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्टेड है, सिटी बैंक विदाउट वीजा और मास्टर कार्ड एक्सपेंस। तो हमारे जो गोल्डमैन एंड सैक्स की ये बात कर रहे थे, गोल्डमैन एंड सैक्स की ये भी है
कि 2035 में इंडिया विल बी द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. यू सी, एंड इफ द ग्रोथ कंटिन्यूज द वे इट इज, वी वुड ओवरटेक चाइना ऑल्सो एंड वी माइट बिकम in the next 50 years the largest economy in the world. So we have to think for the future. You see, we don't have to think short term, and we don't, हमें डिपेंडेंट नहीं रहना अमेरिका और यूरोपियन करेंसीज के ऊपर, क्योंकि हमारी करेंसी स्ट्रांग है, हमारा फ्यूचर है, तो हमें अपनी करेंसीज के बारे में सोचना है. बिल्कुल. और बायलैटरल एक्सचेंज जितनी ज्यादा कंट्रीज से हो सके उतना ही इंडिया को फायदा है. वो फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि उससे फिर आपके जो फ्लक्चुएशंस हैं. देखिए, चाइना स्मार्ट है, चाइना ने अपने करेंसी फिक्स कर दी, क्योंकि दे आर एन एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी. उनकी गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्टर्स के साथ है, क्योंकि उनको पता है कि अगर देश की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, चाहे वो सर्विसेज एक्सपोर्ट हो जिसमें मैं डील करता हूं, चाहे वो दूसरी एक्सपोर्ट हो, अल्टीमेटली एक्सपोर्ट होने से ही तो देश में पैसा आएगा. पैसा आएगा तभी तो गरीबों में बटेगा. अगर पैसा होगा ही नहीं तो गरीबी कहां से हटेगी, रोजगार कहां से बढ़ेंगे? नहीं, थोड़ा सा मैं इसे डिफर करना चाहता हूं. देखिए, कोई भी कंट्री अगर स्ट्रांग हो रहा है इकोनॉमिकली तो उसकी करेंसी भी स्ट्रांग होगी. हाँ, लेकिन और ये एक प्राइड भी होनी चाहिए. कुछ सेक्टर्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा. लेकिन चीन इज रॉन्ग एग्जांपल, चाइना इज रॉन्ग एग्जांपल. मिसअंडरस्टैंडिंग. आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम मोर प्राउड दैट आवर करेंसी इज बिकमिंग स्ट्रांग, बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग करेंसी व्हाई शुड आई ऑलवेज चेंज थ्रू अ वीक करेंसी? मैं ये कह रहा हूं कि why cannot I have a bilateral agreement with Singapore that I go with Indian rupees and I'm able to convert straight to Singapore dollars? Why shouldn't I be able to convert to yuan straight? Why should I have to go? ये हिंदुस्तान की रुपये की प्रॉब्लम है कि हमारा जो कॉलोनियल हैंगओवर है ना, कॉलोनियल नहीं है, ये खत्म करना पड़ेगा. हाँ, आप बताइए. सर, अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो कौन सा सेक्टर ज्यादा इफेक्ट हुआ है, एक्सपोर्ट सेक्टर या फिर टूरिज्म सेक्टर? देखो, ऐसा है, ग्लोबल इकोनॉमी जो है ना, दैट विल बी ड्रिवन बाय 3 T's. फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और नानो टेक्नोलॉजी. सेकंड इज टेलीकम्युनिकेशंस, एंड थर्ड इज ट्रैवल एंड टूरिज्म. ऑल दीज 3 सेक्टर्स हैव अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज. बट ये जो जमाना आ रहा है आगे, इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. मतलब वो स्पीसीज और वो लोग सर्वाइव करेंगे जो कि एक्सेल करते हैं. जैसे इन्होंने राइटली कहा, डायनासोरस इतना बड़ा एनिमल था, इट कुड नॉट अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंज, तो इट गॉट एक्सटिंक्ट. सो आप लोगों को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में, टेलीकम्युनिकेशंस में, एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म जो कि लेबर इंटेंसिव है और जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की. और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें लेबर इंटेंसिव है, जॉब्स ज़्यादा मिलते हैं. जॉब्स आपको एयरपोर्ट पे भी मिल सकते हैं, आपको होटल्स में मिल सकते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में मिल सकते हैं, अपनी आप ट्रांसपोर्ट चला सकते हो. आपको फिजिकली, आप अगर फॉरेन लैंग्वेज, जापानीज है, चाइनीज है, ये लैंग्वेजेस फ्यूचर की हैं. अगर फॉरेन लैंग्वेजेस आप सीखते हो, स्पेनिश है, तो आपको इन कंपनीज की जो मल्टीनेशनल्स यहाँ आएंगी उनमें MBA आपने करा हुआ है तो उनमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो मतलब आपको खाली MBA से काम नहीं आपका चलेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू हैव स्टडीड, व्हाट इज द वैल्यू एडिशन. आपके एम्प्लॉयर जो है उसको आप क्या वैल्यू एडिशन दे सकते हैं, कि इस टाइम लाखों की तादाद में MBA अवेलेबल है, तो आप ऐसा बनो जो कि दूसरा से कुछ बेटर हो. आपका क्या सवाल है सर? सर, हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो रही है और हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनका फ्रॉड करेंसी भी थ्रेट भी बढ़ेगा. नहीं, फिर से क्वेश्चन है फ्रॉड करेंसी का. जो फ्रॉड करेंसीज है नेबरिंग कंट्रीज से हमको जो थ्रेट है फ्रॉड करेंसीज का, फेक करेंसीज का, क्या उस पर स्ट्रांग जो इकोनॉमी हो रही है हमारी, देखिए ऐसा है कि अल्टीमेटली ये 1-2 पायरेट स्टेट्स हैं जिनकी शय से ये हो रहा है. आई डोंट वांट टू नेम द कंट्रीज, आपको ही पता है. और 1-2 स्टेट्स हैं जहां पर टेररिज्म को भी जो जन्म दे रहे हैं और जो इन चीजों को जन्म दे रहे हैं, वो एक नेगेटिव फोर्सेस हैं. उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एशियन कॉमन मार्केट और एशियन कॉमन करेंसी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर एक दूसरे पे अनफॉर्चुनेटली जो फेक करेंसीज
निकल रही हैं, वो एक दो जो कंट्री से निकल रही हैं वो भी एशियन कंट्रीज से ही हैं। तो अगर एक कॉमन चीज हो गई तो पूरी वर्ल्ड उनके ऊपर टूटेगी कि भाई तुम जैसे टेररिज्म के ऊपर उनके ऊपर टूट रहे हैं कि भाई फेक करेंसीज के ऊपर उनके ऊपर टूटेंगे। मुझे आपसे ये पूछना था कि हम फ्यूचर में हम ऐसा क्या करें कि हमारी करेंसी स्ट्रांग हो और हम अमेरिका की करेंसी पे फोकस ना करें। नहीं, वही डिस्कशन अभी हुआ है कि जैसे ही हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी और यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, चाहे वो एफडीआई में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट आए, चाहे स्टॉक एक्सचेंज में आए, तो नेचुरली है कि हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है। आप देख ही रहे हो, अब फूड प्रोडक्शन, क्योंकि शहर बनते जा रहे हैं, फार्म कम होते जा रहे हैं, तो इसलिए फूड की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो इसी तरीके से हमारी करेंसी की प्राइसेस बढ़ेंगी और ये मतलब स्ट्रांग होगी हमारी करेंसी और इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बिल्कुल। और जो वो मेन चीज है वो ग्रोथ के ऊपर है कि आपकी अगर 10% ग्रोथ होती है, हाँ, तो जाहिर है कि उसके साथ से आपकी करेंसी जो है वो भी उतनी ही स्ट्रांग होगी। इधर किसी को सवाल पूछने का भाई? सर मेरा क्वेश्चन है कि हमारी करेंसी स्ट्रांग हो रही है तो क्या इसका इफेक्ट इस चीज़ पे पड़ेगा कि जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा था, मतलब कि जो लोग जॉब की तलाश में बाहर जाते थे, उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? इंडिया का टैलेंट इंडिया में ही रहेगा तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। पर एक चीज आपको ख्याल रखनी पड़ेगी कि आपका जो विजन है वो खाली इंडिया का विजन मत करिए। वी आर इन अ ग्लोबल विलेज। तो जैसे एक शहर में रह के आप तरक्की नहीं कर सकते, आप पूरी वर्ल्ड को अपना मार्केट समझिए। अब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जिसमें भी आप इन्वॉल्व होते हैं, चाहे जॉब करें चाहे अपना बिजनेस करें, पर ये टारगेट करके करें कि पूरी दुनिया पे हमने राज करना है इकोनॉमिकली। सपोर्ट का कहा भी है आनंद शर्मा ने, मंत्री ने, कि सपोर्ट दिया जाएगा। हाँ, कहा तो है, पर अभी तक एक्चुअल सपोर्ट कुछ ट्रांसलेट इनटू एक्शन नहीं हुआ है। इंटेंशन आनंद शर्मा जी की बहुत अच्छी है और एक्सपोर्टर्स, देखिए बाकी कंट्रीज जो एक्सपोर्ट ड्रिवन है, चाइना जैसे लीजिए, चाइना की गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्टर्स को बहुत हेल्प करती है और बहुत ज़्यादा उनको सब्सिडीज मिलती हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और इसीलिए आज चाइना दुनिया पे राज कर रही है इकोनॉमिकली। अगर भारत ने भी दुनिया पे राज करना है तो हमारी गवर्नमेंट को भी बाकी इकोनॉमी में बेनिफिट होगा, पर एक्सपोर्ट में हमें उनको हेल्प करनी पड़ेगी, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर हो चाहे वो कमोडिटी सेक्टर हो। सर हमारा सवाल आपसे है, ये डॉलर के जो कमजोर होने से हमारे इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ा है सर? नहीं, डॉलर के कमजोर होने से हमारी इकोनॉमी में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, सिवाय जो आउटसोर्सिंग बिजनेस था, जैसे कि इंडिया बहुत कॉम्पिटिटिव था, यहाँ लेबर चीप थी कंपेयर टू डॉलर की इकोनॉमी में। आज वो फिलीपींस है या और दूसरी कंट्रीज हैं, वो उससे कम्पीट कर रही हैं क्योंकि हमारा रुपये इतना स्ट्रांग है, उनका इतना स्ट्रांग नहीं है। एक चीज़। दूसरा, जो हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री अगर यहाँ पर करेंसी वीक थी तो बाहर के विदेशी को $1 से जो होटल या सर्विसेज मिल सकती थी वो अब $2 से मिलेंगी। तो नेचुरली जहाँ पर उनको सस्ता माल मिलेगा तो वो कंट्रीज को प्रेफर करेंगे। तो इसी तरीके से हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उनको भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो माल हमें $1 मिलता था उस तो वो अगर $2 में मिलेगा तो नेचुरली वो ऐसी कंट्री से वो माल मंगाएंगे जहां उन्हें अभी भी $1 में मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आने के लिए, आप लोगों को सवाल करने के लिए। मनी मंत्र में आज इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।